नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। इस वक्त हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। यहां पर इस वक्त स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहीं चलते हैं। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन भारत सरकार के सौजन्य से पहुंचाया जा रहा है ताकि समाज का वो वर्ग हम सुरक्षित कर सके जो महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा। महामारी के वक्त भारत का अभूतपूर्व योगदान वैक्सीनेशन में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ, सराहा गया, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। आज इस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की संगठन को, प्रधानमंत्री जी को विशेष बधाई दी कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी जी इस अमृत काल में ये संकेत है कि आदिवासी समुदाय के प्रति हमारे संगठन का समर्पण, महिला नेतृत्व के प्रति हमारे संगठन का योगदान, ये द्रौपदी जी की उम्मीदवारी में प्रतिबिंबित होता है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल की बधाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की ओर भी देश का ध्यान आकृष्ट किया कि राजनीतिक पटल पर राष्ट्र के उत्थान का ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का मात्र 8 वर्षों की सेवा तक सीमित नहीं है। रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का जो मामला है, उसमें पेशी के दौरान आरोपियों पर वकीलों का गुस्सा फूटा। जयपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों को पीटा है। जयपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान असल में जबरदस्त हंगामा हुआ और इस हंगामे के दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को फांसी देने की मांग भी की। इस वक्त सभी आरोपियों को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है। जयपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 12 जुलाई तक ये रिमांड दी है, लेकिन इस हंगामे में वकीलों ने आरोपियों को पीटा है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, बताएं वहां पर हुआ क्या पूरा मामला? देखिए, बहुत गुस्सा आक्रोश है। जिस दिन इनको यहाँ उदयपुर की कोर्ट में भी पेश किया गया तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, पत्थर फेंकना चाह रहे थे, लॉयर्स भी यहाँ पर थे और पीछे के रास्ते से निकालना पड़ा। और अब हम देख रहे हैं कि पूरा कॉर्डन लगा के जब इनको निकाल रहे थे तो इनके साथ हाथापाई हुई है। एक के बताया जा रहा है कपड़े फाड़े गए हैं और ये सब जो लॉयर्स है बड़ी तादाद में वहाँ एनआईए कोर्ट में इकट्ठा हो गए हैं। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने इनको पुलिस रिमांड यानी कि एनआईए की रिमांड दी है 13 जुलाई तक। और ये अब 4 आरोपी हैं, क्योंकि अब पुलिस मान रही है कि इसमें सिर्फ 2 हत्यारे रियाज अटारी और मोहम्मद घोसी नहीं शामिल थे, लेकिन आसिफ और मोहसिन ने भी इनकी मदद करी थी। बताया जा रहा है कि अगर ये वारदात नहीं करते तो ये लोग भी रेडी थे अंजाम देने के लिए, वहीं मौके पे ही थे आसपास, और बाद में उनके भागने की उन्होंने मदद की है। और इसमें जब ये भागे हैं तो 2611 नंबर की बाइक, रियाज की बाइक से भागे हैं, और मोहम्मद गौस की जो बाइक है जिसका नंबर 1226 है वो आज की डेट में वहां उदयपुर में एक बाजार में पार्क मिला है। जी, तो कुल मिलाकर पुलिस का, आपके सूत्रों का क्या कहना है कि जितने भी आरोपी हैं वो सभी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं? जी बिल्कुल, लगता है कि अभी और भी लोग इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग अकेले नहीं थे। जिस तरह से पूरी प्लानिंग हुई है, आइडेंटिफाई किया गया है कन्हैया लाल को,
अटैक हुआ है, तो बता रहे हैं कि एक्चुअली इसके तार आगे से भी जुड़े हो सकते हैं। अब पूरी जांच जो है वो एनआईए के दायरे में है, तो इसमें से अभी फिलहाल बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जरूर ये एक बड़ा आतंकवाद का एक प्लॉट था और इसका आगे समय में खुलासा होने वाला है। जी हर्षा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह का आक्रोश है इस हत्या को लेकर, तो एनआईए को अच्छी तरह से अंदाजा रहा होगा कि वहां पर एनआईए कोर्ट में क्या हो सकता है, तो क्या इनके साथ काफी पुलिस वाले नहीं थे आरोपियों के साथ? देखिए, ये तो राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस एक्चुअली के दायरे में आता है और जयपुर पुलिस को और भी व्यवस्था करनी चाहिए थी और इनको जैसे कोर्ट से थोड़ी सी जगह है जरूर जहां इनको चल के आना पड़ा और वहां पर उन्होंने कॉर्डन भी लगा लिया था, रोप भी लगा दिया था, लेकिन फिर भी उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब एनआईए के पास है ये मामला और बाकी तार कहां तक जुड़ रहे हैं ये भी एनआईए अब जांच करेगी। हालांकि कोर्ट में वकीलों ने आक्रोश के कारण इन सभी आरोपियों को पीटा भी। और उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में कांग्रेस का बड़ा आरोप है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हत्याकांड के आरोपी रियाज अटारी के संबंध बीजेपी नेताओं से है। कांग्रेस के मुताबिक रियाज अटारी बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया के कार्यक्रमों में शामिल होता था। बीजेपी नेता इरशाद चेनवाला ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र के तहत तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए हैं, कोई भी आकर किसी के साथ फोटो क्लिक करवा सकता है। उदयपुर में जो कन्हैयालाल की जो जघन्य हत्या हुई थी, उसका मुख्य आरोपी रियाज अटारी, उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उन संबंधों का यह खुलासा कल टीवी पर हम सब ने देखा और फिर सोशल मीडिया पर उस पर काफी चर्चा भी हुई और उसके बाद हमने रिसर्च की और नए तथ्य सामने आए। रियाज अटारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री राज्य के गुलाबचंद कटारिया जी के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैयालाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। अब तक हम ये सोचते थे कि साहब इनको चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये हथकंडे नहीं है, ये आतंकी घटना है। देश को तोड़ रहे हैं, आपस में हमें लड़वा रहे हैं और इतने बड़े षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य सरेआम आरोपी है, सरेआम शामिल है। जो ही उदयपुर में यह हत्याकांड हुआ, केंद्र ने एनआईए को यह जांच सौंपने की बात की। हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत इसका स्वागत किया, हम सब ने इसको स्वीकार किया। लेकिन अब ये नए तथ्यों के उजागर होने के पश्चात सवाल उठता है और बड़ा गंभीर सवाल उठता है, ये हमारा आखिरी सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इन्हीं कारणों से डरकर जल्दबाजी में एनआईए को यह केस सौंपने का निर्णय लिया? आज जो एक षड्यंत्रपूर्वक हमारा वीडियो वायरल हुआ है, वह षड्यंत्र के तहत वायरल हुआ वीडियो। मैं 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं और पार्टी में पूरी निष्ठा से काम करता हूं। जिस रियाज अटारी का नाम पार्टी के सदस्य के रूप में आता है, वह हमारा प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा है कभी। वह हमारी पार्टी में क्या मालूम किस वजह से आता था, किस वजह से वहां पे आता था, लोगों से मिलता जुलता था, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। और पार्टी में कोई भी आ सकता है, किसी के साथ में फोटो खींच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस जो दर्दनाक हत्याकांड हुआ उसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और न्यायपालिका से गुजारिश करते हैं कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो फोटो आना कोई आरोप को नहीं दर्शाता है। मैं सभी एजेंसियों से और सभी जांच के लिए हमेशा तैयार हूं।
उधर महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। अमरावती पुलिस ने कहा है कि केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर हुई है। अमरावती पुलिस के मुताबिक 21 जून की रात 10:30 बजे उमेश कोल्हे दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 1 आरोपी फरार है। सभी आरोपियों को 4 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। और इस पूरे मामले पर अमरावती की पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह से हमने बात की। देखिए, शुरू में जब मर्डर हुआ था तब हमारे पास कोई भी क्लूज नहीं थे, पर धीरे धीरे जैसे हमने एक्यूज को अरेस्ट किया, 2 एक्यूज को अरेस्ट किया, उसके बाद और 3 को किया और फिर एक और 6 एक्यूज अरेस्ट हुए। 6 एक्यूज अरेस्ट होने के बाद और कोई दूसरा मोटिव सामने नहीं आ रहा है। ये प्रथमदर्शी प्राइमा फेसी और ये मोटिव ही ज्यादा चांसेस है कि इन्होंने जो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में जो पोस्ट फॉरवर्ड की थी उसकी वजह से ये रिवेंज मर्डर हुआ है। नहीं, अभी तक तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में किसी रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, घटना के बाद बहुत सेंसिटिव मामला है। इसमें जब तक हम पूरी तरीके से हमें सबूत और बाकी आधारों से जब तक हम पूरी तरह कंफर्म नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देना प्रीमेच्योर होता है या गलत होता। मृतक के भाई ने कहा है कि उन्होंने धमकी मिलने के बारे में कभी नहीं बताया था। भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। लेकिन अब इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया था उसको। अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक के हमें तो दूसरा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे हमें ऐसा लगे कि उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो सकता है करके। थ्रेट कभी नहीं आया, क्योंकि भैया ने कभी बताया नहीं कि मुझे इसी तरीके से थ्रेट आ रहे हैं, या कभी उन्होंने शेयर किया नहीं। अभी कैसा है, मोबाइल भी पहले दिन से ही पुलिस वालों के पास में है, तो हम उनका डेटा भी नहीं देख सकते कि भाई उसमें किसी का कॉल आया था कि नहीं आया था। करीब 15 दिन पहले से कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उनके, उसके पहले से। उसके कारण हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम पुलिस एजेंसी नहीं है या हम जांच समिति नहीं है, ये तो हमें पुलिस ही बता सकती है या जांच समिति बता सकती है कि ये इसी की वजह से हुआ है करके। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है हमारी, क्योंकि अब एनआईए जैसी एजेंसी अगर इसमें आ चुकी है तो हमें पूरी आशा है कि भैया को न्याय मिलेगा और इसका सही कारण हमें बताया जाएगा कि किस वजह से उनकी हत्या हुई थी। शिवसेना के बागी विधायक गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद आखिरकार अब वो मुंबई आ रहे हैं। इस पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सोहित मिश्रा का। सोहित, अब मुंबई के लिए रवाना हुए हैं, तो क्या माना जाए कि अब राजनीतिक तौर पर सेफ्टी के साथ मुंबई जा रहे हैं? जी देखिए, 2 चीजें। एक तो एकनाथ शिंदे एक बार पहले भी आ चुके हैं, और रही बात दूसरे विधायकों की, तो जरूर सेफ्टी तो होगी मुंबई में उनके लिए। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने के समय कहा था कि शिवसेना कार्यकर्ता आप पर हमला नहीं करेंगे या किसी तरह से कोई प्रदर्शन नहीं होगा, उसका ध्यान देते हुए भी लोग इन विधायकों के सामने फिलहाल तो आते हुए नजर नहीं आएंगे। इन विधायकों जो हैं, ये अभी हमारे पास तस्वीरें हैं जब वो गोवा से निकले थे बस में, मुंबई पहुंचेंगे। आज बीजेपी के विधायकों के साथ मिलकर ही एकनाथ शिंदे अपने विधायकों की बैठक करेंगे, क्योंकि कल से जो स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया गया है उसमें पहले ही दिन जो स्पीकर है उसका चयन होना है। महाविकास आघाड़ी की ओर से भी शिवसेना के एक विधायक जो हैं उनको स्पीकर के लिए उन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से राहुल नार्वेकर ने फॉर्म भरा है। दरअसल अब कई सारे हम पैदा हुए हैं कि
विप कौन सा गुट जारी कर सकता है, एकनाथ शिंदे का गुट या उद्धव ठाकरे का, ये एक है। दूसरा, जिस तरह से कल उद्धव ठाकरे का एक पत्र सामने आया जिसमें कि उन्होंने कहा है कि बतौर पक्ष प्रमुख मैं एकनाथ शिंदे को लीडर ऑफ द हाउस, यानी जो विधानसभा में वो लीडर थे उससे हटाता हूं, तो इसे लेकर भी कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठने लगे हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन का डर क्योंकि कई विधायकों में है, तो ऐसे में ये जो डर है वो किस तरह से सुलझाया जा सकता है या फिर आगे जाकर इसकी रणनीति क्या बनाई जा सकती है कल के लिए, ये सारी चीजों की आज तैयारी की जाएगी। कल से जो सत्र है, आप समझ लें कि अभी आने वाले दिनों में फुल फ्लेज जो सरकार है वो चलने लगेगी। अब तक केवल जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, माफ कीजिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो देवेंद्र फडणवीस हैं। इसके अलावा इनके सरकार में फिलहाल कोई है नहीं। तो कल जब स्पीकर का चयन होगा तब उसके बाद शायद और भी चीजें आगे बढ़ेंगी और एक बार फिर से अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्योंकि कई सारे मामले हैं, महाविकास आघाड़ी के कई आरोप हैं, एकनाथ शिंदे के कई आरोप हैं जिसे लेकर अदालत गए हुए हैं। तो रणनीति बनाने का काम जारी है और लगभग 2 हफ्तों से कभी सूरत, कभी गुवाहाटी और कभी गोवा रहने के बाद ये जो विधायक हैं वो फाइनली आज मुंबई आ रहे हैं और कल होने वाले अधिवेशन में ये शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल देखते हैं कि इसमें क्या कुछ निकल कर अब सामने आता है और क्या नियम लागू होते हैं। उधर हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो गई है। ये बैठक 2 दिन चलेगी। इस बैठक में बीजेपी विधानसभा के आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा करेगी। इसके अलावा भविष्य की और भी रणनीतियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 300 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आज स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक, रफाल और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका विध्वंसक रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि जिस संकल्प के लिए अपने प्राणों की आहुति दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, उस संकल्प को संवैधानिक मर्यादा में पूर्ण किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को हटाकर। इस बैठक के अंदर अमंग मेनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की जरूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। और इस पर हैदराबाद से और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। जो हमें जानकारी मिली है, पिछले 8 साल में मोदी सरकार का जो कामकाज रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है जेपी नड्डा के द्वारा। इसके साथ साथ गरीब कल्याण इस सरकार का खास तौर से फोकस है, जिसके बारे में भी विस्तार से जेपी नड्डा ने कहा है। जो बिंदु वसुंधरा राजे बता रही थी उन पर भी चर्चा की गई, किस तरह से आगे जाकर के पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना है। पन्ना प्रमुख उन्होंने कहा है कि ये पार्टी संगठन की नींव है जिसके आधार पर पार्टी का एक बड़ा ढांचा आने वाले वर्षों में चलकर खड़ा होगा और इसलिए इनको भी मजबूत करना है। ये सारी बातें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कही हैं। आपको बता दूं कि पीएम मोदी भी कुछ देर पहले ही यहाँ हैदराबाद में पहुंचे हैं। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से यहाँ आए और पैदल ही चल करके सभा स्थल तक गए। उन्होंने अपने इस बारे में कुछ ट्वीट भी किए, बताएं कि वो पार्टी के जो अपने साथी हैं उनके साथ हैं पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक को लेकर। और कल जो है वो पीएम मोदी का भाषण होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जिसके बाद कल शाम को बीजेपी ने एक बड़ी जो जनसभा है उसका भी आयोजन हैदराबाद में किया है। हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना विस्तार करने के लिए कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना को उसने एक प्रमुख बिंदु के तौर पर रखा है, चुना है और इसलिए बीजेपी यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है। 119 विधानसभा हैं तेलंगाना में और पिछले 48 घंटों में बीजेपी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में अपने बड़े नेताओं को 48 घंटे तक वहाँ रहने के लिए कहा है ताकि वहाँ माहौल बनाया जा सके
कि बीजेपी तेलंगाना के बारे में क्या सोच रही है। तो ये सारी बातें हैं जो इस कार्यकारिणी का मुख्य बिंदु है। तेलंगाना में जिस तरह की टसल बीजेपी और टीआरएस के बीच चल रही है, उसके बारे में भी बाकायदा एक प्रस्ताव और कहें कि बयान इस कार्यकारिणी के बाद जारी किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि अगर तेलंगाना का गठन हुआ है तो केवल टीआरएस को इसका श्रेय नहीं जाता है, बीजेपी को भी समान रूप से जाता है, क्योंकि बीजेपी ने भी संसद के दोनों सदनों में इसका समर्थन किया था। इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि जो दो प्रस्ताव है, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव जिसमें कि गरीब कल्याण की बात होगी, तो राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में वसुंधरा राजे ने कहा है कि जो उदयपुर की घटना हुई है या फिर देश भर में आज जिस तरह का माहौल है, सांप्रदायिक तनाव दिखता है कई जगहों पर, उसको लेकर के भी इस प्रस्ताव में बात हो सकती है। इसका इशारा खुद वसुंधरा ने दिया है। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी वहां पर मौजूद हैं। इसके चलते बीजेपी और टीआरएस में पोस्टर युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी ने पीएम मोदी के स्वागत में पोस्टर लगाए तो टीआरएस ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के स्वागत में पोस्टर लगाए। इसके अलावा टीआरएस ने बाइक रैली भी निकाली। बीजेपी और टीआरएस के संघर्ष के बारे में और जानकारी दे रहे हैं अखिलेश शर्मा। जब से बीजेपी ने यहां अपनी ताकत मजबूत करनी शुरू की, पैर पसारना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि टीआरएस को एक चुनौती महसूस हुई और इसीलिए अब जो तनाव है वो चरम पर पहुंच चुका है। इस हद तक चरम पर है कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर इनमें युद्ध चल रहा है, मीडिया में युद्ध चल रहा है, विज्ञापनों के जरिए भी युद्ध चल रहा है, बल्कि सड़कों पर भी ये लड़ाई देखने को मिली है। आज जब सड़कों पर एक तरफ बीजेपी कार्यकारिणी को लेकर पोस्टर, बैनर लगे, होर्डिंग्स लगे हैं, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं गए। ये तीसरी बार ऐसा हुआ और उसके बजाय उन्होंने आज का दिन चुना जो साझा विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, उनको हैदराबाद बुलाने का और उनके स्वागत में एक बड़ी जो है बाइक रैली और उनका जोर शोर से सम्मान यहाँ पर किया गया, सीधे तौर पर ये संकेत देने के लिए, संदेश देने के लिए बीजेपी को कि आपको हम यहाँ नहीं घुसने देंगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें। हालांकि बीजेपी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है, उसको कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। लोकसभा चुनाव में भी उसका अच्छा प्रदर्शन रहा। जो यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हुए थे हैदराबाद में, वहाँ भी बीजेपी को कामयाबी मिली है और बीजेपी को लगता है कि चूंकि कांग्रेस ना आंध्र प्रदेश में ताकत दिखा पा रही है, ना तेलंगाना में दिखा पा रही है, इसलिए जो विपक्ष का स्थान है, एक तरह का वैक्यूम यहाँ पर है जिसको बीजेपी भर सकती है। और यही कारण है कि टीआरएस और बीजेपी के बीच में सड़क से लेकर संसद तक हर जगह बहुत तीखी लड़ाई देखने को मिल रही है। और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का हैदराबाद पहुंचने पर सीएम केसीआर ने शानदार स्वागत किया। इस दौरान केसीआर ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम भाग्यशाली है कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंग से हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए, हम बड़ी अच्छी तादाद में उनके स्वागत भी किए हैं। इस चीज को लेकर देश के सारे पार्लियामेंटेरियंस को मैं एक अपील करना चाहूंगा। भारत में हमारे लोकतंत्र है, वी हैव ए डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया। इससे पहले जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे थे, उस समय हिंदुस्तान में एक नारा चला कि भाई आत्म प्रबोध से वोट दीजिए, और उसी के अनुसार वीवी गिरी जी का भी जीत हुआ। यह हमारे देश के इतिहास में है। आज मैं सारे भारत के पार्लियामेंटेरियंस को, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, विधायक हैं, जो भी इस चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने के लायक है, उन सारे भाइयों से, बहनों से मैं अपील करता हूं, तुलना करके देखिए दोनों कैंडिडेट के बीच में और आपके आत्मा के अनुसार, आत्मा प्रबोध के अनुसार यशवंत सिन्हा जी का तायीद कीजिए। आप समझते हैं आपसे बड़ा बुद्धिशाली कोई है ही नहीं, ठीक बात है। किसानों के बारे में, जो हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है,
देश के अन्नदाता है। आपने कह दिया कि किसान का इनकम डबल करेंगे, डबल तो हुआ ही नहीं, खर्चा डबल हुआ जरूर। आपने जिस प्रकार से डीजल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, बिजली का कीमत बढ़ा दिए, खाद का कीमत बढ़ा दिए, उससे इन्वेस्टमेंट डबल जरूर हो गया है। भले ही मैं हैदराबाद से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर किसान ये बात जानता है, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपने जिस प्रकार से 3 बिल लाए हैं खेती किसानी को लेकर के, 13 महीने इस देश में किसानों ने आंदोलन किया आपके सरकार के खिलाफ, आपके नीतियों के खिलाफ। आप किस प्रकार के गंदे गंदे आरोप हमारे अन्नदाताओं पर लगा रहे थे। आपने तो उनको उग्रवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, जो आपके मन में आए मनमानी कह दिए। दो साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। बीते 2 साल में कोरोना के साए की वजह से ये यात्रा प्रभावित हुई। अब जब ये यात्रा फिर से शुरू हुई है तो कई ऐसी कहानियां जो भाईचारे, मोहब्बत और कश्मीरियत और साझा संस्कृति को दिखाती हैं, उनकी याद ताजा हो गई है। नजीर मसूदी की खास रिपोर्ट। मेरा दत्ताधारी नाथ मेरी पार्वती के साथ शंकर आज मेरी भावना पूरी करो, शंभू आज मेरी भावना पूरी करो। पहलगाम के बाटाकोट गांव में 95 साल के गुलाम नबी मलिक वही प्रार्थना करते हैं जो वो अमरनाथ की पवित्र गुफा में किया करते थे। 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इससे उनकी यात्राएं ले जाने की और उनके परिवार की गुफा के साथ पुरानी यादें ताजा हो गई, जो इनके परदादा बूटा मलिक ने खोजी थी। 95 साल के गुलाम नबी मलिक, जिनके पुरखों ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी, यात्रा के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। खुद उन्होंने 60 साल तक यात्रा करवाई और गुफा पे रहे। ये हमें एक ऐसा तोहफा दिखा रहे हैं जो उनको 1947 में महारानी तारा देवी, जो हरि सिंह की बीवी थी, ने उनको दिया। मलिक अमरनाथ गुफा के साथ अपने परिवार का नाता बयान करते हैं और बताते हैं कि कैसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रिश्ते और गहरे हुए जब 1850 में बूटा मलिक ने पवित्र गुफा को ढूंढा, जहां कुदरती तौर पर बर्फ शिवलिंग के रूप में जमा हुई थी। 2005 तक मलिक परिवार ही यात्राएं करवाता था, लेकिन फिर अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने उस परंपरा को खत्म कर दिया। पहली दफा आप कब गए हैं यात्रा के लिए? शायद 70 साल हुआ। मैं रानी के साथ गया वहाँ बराबर गुफा था। उसने उधर से पाठ पूजा किया और मुझे एक मजमा दी। मलिक परिवार के लिए बूटा मलिक अब भी श्रद्धेय आत्मा और उनके बारे में कई आध्यात्मिक अनुभव बताते हैं। मलिक परिवार का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा नियमों से पहले बहुत से यात्रियों की यात्रा पूरी नहीं होती थी जब तक वो उनके घर ना आए। उसके पाँव के नीचे चश्मा निकला, उसके कब्र के नीचे। कब्र के नीचे तो हम वही पानी पीते, हम दरिया का पानी नहीं पीते। एक वक्त ऐसे हो गया, शीशनाग से ही वापस आ गया। जब सुना है कि इधर मलिक है, उन्होंने ढूंढा। हम पहलगाम में थे, हटो में, जो होटल में थे वो भी आया हमारे पास। मलिक है इधर, हम उसके साथ मुलाकात हुई। इस साल सरकार ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं, जिससे यहाँ रहने वालों और सैलानियों दोनों को दिक्कत हो रही है। घाटी में पहले से ही कड़ी सुरक्षा है, उसके ऊपर अर्धसैनिक बलों की 350 अतिरिक्त कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। लेकिन मलिक और कई दूसरे कश्मीरियों के लिए सुरक्षा कोई यात्रा पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कश्मीर की साझा संस्कृति की एक मिसाल है। पहलगाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।